हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू डूइंग वेल। देखो, ये जो वीडियो है ना, ये मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि इसके ऊपर मैंने बहुत अच्छे से काम किया है। एंड अगर आप एवरेज हो बायोलॉजी के बीच में, आपका स्कोर अगर 250 से लेकर 330 के बीच में आ रहा है ना, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आपका लास्ट वीक के बीच में 360 आउट ऑफ 360 का टारगेट हो सकता है। एंड इससे मैं ऐसे ही फेंक के नहीं बताऊंगा। एक्चुअली मैं पेपर का खुद से एनालिसिस करते बैठा था। ये क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हो, मैंने ऑलमोस्ट ऑनेस्टली बताता हूँ, लास्ट 10 ईयर्स के पूरे क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस किया है। एंड खास करके ये कोई आपका स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं है। एक चीज मैं आपको बहुत मजेदार बताता हूँ, आपको भी थोड़ा सा चेंज मिल जाएगा। हम जो यूट्यूबर्स होते हैं ना, हमारे जितने भी यूट्यूबर्स हैं, उन सभी लोगों की एक डिसेंट अर्निंग होती है, एक डिसेंट टीम होती है उनके पास। और हम क्या करते हैं पता है, हम ऐसे वीडियो के टॉपिक्स, मैं खुद से भी बताता हूँ, हम सभी लोग, ऑलमोस्ट सभी लोग क्या करते हैं, ऐसे वीडियो के टॉपिक्स ढूंढ के निकालते हैं जिसके थ्रू ज्यादा बच्चे अट्रैक्ट हो सकते हैं या तो हमें व्यूज आ सकते हैं। और उसके ऊपर एक प्रॉपर स्क्रिप्ट लिखते हैं। हम सभी लोग वही करते हैं, एक स्क्रिप्टेड वीडियो होते हैं और उसके ऊपर अच्छी सी एडिटिंग करते हैं, थंबनेल बनाते हैं और फिर बाद में वो वीडियो पोस्ट करते हैं। बच्चों को अच्छा लगता है, बट उसकी एक रियलिटी होती है कि नॉर्मली स्ट्रेटेजी वीडियोस जो होते हैं ना, उसमें से बच्चों को 10 से लेकर 20% ही पोर्शन यूजफुल रहता है, क्योंकि वो गुड सिनारियोस को पकड़ के वीडियो बनाया होता है कि इन केस ऐसा होगा, इन केस वैसा होगा। बट आज का वीडियो वैसा नहीं है, ऑनेस्टली बताता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर ना मैंने एक प्लान बनाया है। अगर आप इसमें से 50% भी चीजों को यूटिलाइज करते हो ना, अपनी स्ट्रेटेजी एज इट इज कंटिन्यू रखना, बस 50% चीजों को यूज कर लो, थोड़ा सा। एंड डेफिनेटली मैं आपको बता सकता हूँ कि एक बिगेस्ट चेंज आएगा। एंड 360 आउट ऑफ 360 का टारगेट आप रख सकते हो, इन केस अगर आपने बायोलॉजी का एनसीईआरटी पढ़ के रखा है एंड साल 2 साल बाद पढ़ाई करके रखी है। अगर कुछ भी नहीं किया है तो ये टारगेट रखना बहुत खराब चीज है। ठीक है, आपको पूरा सिलेबस कवर होना चाहिए। स्टार्ट कर दे इस वीडियो के बीच में। रीनीट का सिनारियो पहले समझना इंपॉर्टेंट है। रीनीट यूजुअली डिफिकल्ट होता है, क्योंकि अभी मैंने आपको कहा है कि मैं क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कर रहा था। 2020 इज द एक्सेप्शनल केस, क्योंकि क्वेश्चन पेपर बहुत सिंपल आया था, क्योंकि वहां पर कोविड चल रहा था। तो कोविड की वजह से वो डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर तो नहीं डाल सकते थे। 2022 के कुछ क्वेश्चन पेपर मैंने देखे जो कि कुछ सेंटर पर वगैरह हुए थे। 2024 2024 के बीच में मैंने देखा। एंड उससे पहले भी जितनी बार रीनीट वगैरह हुआ था ना, सभी क्वेश्चन पेपर देखे मैंने, तो वो डिफिकल्ट थे। पर एक्चुअली डिफिकल्ट मतलब होता क्या है, अगर आप स्पेसिफिकली बायोलॉजी का देखोगे तो डिफिकल्ट मतलब होता है लेंदी। एक सिंपल सी चीज बताता हूँ। डेफिनेटली आपका जो पेपर होने वाला है ना, डेफिनेटली 100% एनसीईआरटी बेस्ड होने वाला है। एनसीईआरटी के बाहर की चीज एक भी नहीं आने वाली है। तो अगर आप जो चिल्लाते हो कि भैया पेपर बहुत डिफिकल्ट था, बहुत डिफिकल्ट था, ये डिफिकल्ट वगैरह कुछ नहीं है, पेपर थोड़ा सा लेंदी निकलता है। अभी मैं आपको बताता हूँ मेरा एनालिसिस क्या था, कि अगर इन केस 2025 के जैसा भी पेपर निकल के आता है, जो ये क्वेश्चन पेपर आप देख रहे थे ना, ये 2025 का क्वेश्चन पेपर है, इसका एनालिसिस मैंने बताया है। तो एक दो क्वेश्चन आपके समरी से आ सकते हैं। देखो, समरी पढ़ना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि समरी के बीच में 90% चीजें आपके टॉपिक में जो होती है ना, वही होती है। बस 10% चीजें होती है जो कि टॉपिक में नहीं दी होती है और जो कि आपकी पूछे जा सकती है। तो इसका हाइलाइट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, समरी का हाइलाइट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो 10 मिनट के बीच में आपका समरी कवर हो जाएगा। तो ये एक दो क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे, डोंट वरी। फिर बाद में एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंटिस्ट के ऊपर। अगर साइंटिस्ट के ऊपर अगर आप पूछोगे कि भैया कब कब क्वेश्चन पूछे गए थे, 2025 के बीच में पूछा गया था रामदेव मिश्रा के ऊपर। ठीक है, वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 2019 के बीच में पूछा गया था और 2017 के बीच में पूछा गया था। 2019 के बीच में मैंने पेपर दिया था, तो वो क्वेश्चन मुझे याद है। ठीक है, तो ये 3 साल थे जहां पर साइंटिस्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर नीट का पेपर डिफिकल्ट भी निकलता है तो एक से लेकर दो क्वेश्चन साइंटिस्ट के ऊपर पूछे जा सकते हैं। मोस्टली एक क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड रेस्ट आपके टॉपिक से पूछे जाएंगे। मतलब अगर आप ये बस एनसीईआरटी भी पढ़ के रखी है आपने, तो आप इजीली अच्छा स्कोर कर सकते हो। बाकी के लोगों के थ्रू तो अच्छा स्कोर कर सकते हो, मतलब विद कंपेयर बाकी के लोग आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। फिर आपने अभी आपको क्या करना है, एक सिंपल सी चीज बताता हूँ। पेपर जो डिफिकल्ट आता है, मतलब मैंने कहा था कि आपका पेपर लेंदी आता है, तो इस सिनारियो के बीच में आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी है फॉर द रीनीट, कि आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। तो ये चीज बहुत अच्छे से सुनना। तो इससे दो सिनारियोज निकलते हैं कि आप इस 15 मिनट को यूटिलाइज कर सकते हो या तो नहीं कर सकते। मतलब नॉर्मल कंडीशन के अंदर अगर आप पेपर सॉल्व करते हो विदाउट टेकिंग कंसिडरेशन कि आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा मिले हैं, तो वो मेरे मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा, क्योंकि इस बार ना आप वो 15 मिनट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए रखो। मतलब आपको वो जो 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं, वो बायोलॉजी के लिए खास करके यूटिलाइज नहीं करना है, या तो ट्राई करो कि आप बायो को ज्यादा यूटिलाइज मत करो, और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को रखो। ये थोड़ा सा मैंने कंफ्यूज कर दिया, बट जो बच्चे को पता है ना कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, वो इसे अच्छे तरीके से समझ लेगा। तो जो 15 मिनट एक्स्ट्रा मिले हैं, ट्राई करो कि वो आप फिजिक्स या केमिस्ट्री के लिए रखो। बायो को आप जितना नॉर्मल टाइम देते हो उतना ही, तो एक्स्ट्रा टाइम देने की कोई जरूरत नहीं है। अभी मैं आपको बताता हूँ 90 क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ था 2025 के बीच में, या तो जब भी मैंने रीनीट का पेपर देखा है डिफिकल्ट, तो उसके बीच में कैसे होता है। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस निकलते 5 से लेकर 10 क्वेश्चन। मतलब स्टेटमेंट 1 आता है,
फिर बाद में स्टेटमेंट 2 आता है और आपको बताना होता है कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ऐसे करके वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 से लेकर 10 क्वेश्चन होते हैं। एजर्शन रीजन 5 से लेकर 10 क्वेश्चन होते हैं, या कभी कभार एजर्शन रीजन क्वेश्चन ज्यादा भी हो सकते हैं, या स्टेटमेंट क्वेश्चन भी थोड़े से ज्यादा हो सकते हैं, तो इसको याद कर लेना। एंड लास्ट में चीज बचती है जो कि सबसे खराब चीज होती है, मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ कि इन दोनों से ज्यादा खराब ये होता है, क्योंकि ये बहुत टाइम लेता है। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है। आपको 5 स्टेटमेंट देंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है, चलो 5 स्टेटमेंट उन्होंने दे दिए, और ऑप्शन के बीच में भी ऐसा ही होता है, ABCD ऐसा ऑप्शन होगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे करके वो ऑप्शन देंगे। अब ये सबसे गंदी चीज क्यों होती है मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छे से सुनना। क्योंकि आपको एक तो क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है, उसके बीच में देखना होता है कि इसमें करेक्ट पूछा है या तो इनकरेक्ट पूछा है, फिर बाद में 1 2 3 4 5 स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ने होते हैं। क्योंकि अगर वहां पर थोड़ी सी भी आप मिस्टेक कर दोगे तो वो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा ना, ऑप्शन चूज नहीं कर पाओगे आप। इसकी वजह से इसको ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। रीनीट के बीच में इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं आपको लिटरली देख के बता सकता हूँ। और जो आपका नीट 26 भी हुआ था नॉर्मल, उसके अंदर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे, ज्यादा नहीं थे। उसके अंदर एजर्शन रीजन क्वेश्चन थे, नहीं थे। बट उसके अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस थे, बहुत सारे थे। दैट्स व्हाई अगर आप नीट 26 का बायोलॉजी का पेपर देखोगे तो क्वेश्चन पेपर बहुत सिंपल था, बट टाइम टेकिंग था, वो आपका लेंदी पेपर था। तो उस चीज के लिए आपको अभी तैयार रहना है। अभी वो मैं आपको सिंपली बताता हूँ कि अगर आप इस सिनारियो को कंसिडर करते हो ना, कि मल्टीपल स्टेटमेंट इतने आएंगे, एजर्शन रीजन है, स्टेटमेंट भी इतने आएंगे, फिर भी आपके पास 50 ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं लिटरली, जो कि आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। एक तो सिंगल लाइन क्वेश्चंस बनेंगे, या तो सिंपल ऐसा क्वेश्चन पेपर बनेगा जो कि आप इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हो, तो इजीली सॉल्व कर सकते हो। सो दैट्स व्हाई मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करना सीखो। ये इसके लिए होता है कि अगर इन वर्स्ट सिनारियो पेपर खराब भी आ जाता है, तो एटलीस्ट बायो के बीच में 50 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि आप झट से पट सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हो। और फिर बाद में वो एक्स्ट्रा जो आपको टाइम देना होता है ना, वो आप इन चीजों के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो। तो कभी भी खराब क्वेश्चन पेपर देखने के बाद पैनिक नहीं करना होता है, क्योंकि वही रीजन है, ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इजीली बन जाते हैं। अभी मैं आपको एक सिंपल सी बताता हूँ कि बायोलॉजी का प्लान बताते समय मैंने ये सब कुछ क्यों बताया। एक सिंपल सी चीज बताता हूँ, why this was very important to understand, and the reason is रीनेट की मेंटेलिटी। रीनेट की मेंटेलिटी के बीच में क्या है, आपको अभी एक रिग्रेट है कि मैं जितने पढ़ सकता था मैंने उतना पढ़ा नहीं है, पेपर डिफिकल्ट आएगा वगैरह सब कुछ आएगा। जब भी आप क्वेश्चन पेपर देखोगे, ऑलमोस्ट बहुत सारी पॉपुलेशन आपका क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना, ये अपना जो मॉरल है ना वो खुद से डाउन कर लेगी। अगर क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट आता है तो ऑलमोस्ट 70% बच्चे वहीं पर अपना होप छोड़ देते हैं। बट अगर आप इस सिनारियो को समझ के लेते हो कि क्वेश्चन पेपर ऐसा आ सकता है, वैसे आ सकता है, इतने क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड बन सकते हैं, इतने क्वेश्चन मल्टीपल स्टेटमेंट बन सकते हैं, तो आप एक सिंपल से फायदे में रहोगे कि बाकी सब छोड़ेंगे, तुम पकड़े रहना, याद रखना तुम पकड़े रहना। तो ये चीज होती है। अभी लास्ट वीक के बीच में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके ऊपर थोड़ा सा छोटा सा बात कर लेंगे। एक सिंपल सी बात है, लर्न फ्रॉम द पास्ट मिस्टेक्स। देखो आपको ना, देखो रीनीट की वजह से ना एक बेनिफिट तो श्योरली मिला है, कितना भी कुछ कुछ भी करो, बट एक बेनिफिट तो मिला है जिसे एक्सेप्ट करो, कि आपको ऑलरेडी पता है कि आपने कहां पर मिट्टी खाई थी। आपको ऑलरेडी पता है कि बायोलॉजी के बीच में अगर आपका स्कोर पहले 250 आया था नीट 26 के बीच में, तो आपको ऑलरेडी पता है कि 110 मार्क्स आपके कहां पर लूज हुए थे। तो अगर आप उन मिस्टेक्स के ऊपर काम नहीं करते ना, तो आपसे बड़ा गधा कोई नहीं है। आपसे बड़ा कोई नहीं है, लिटरली बताता हूँ, ऑन द कैमरा बताता हूँ, बुरा लगने दो। ये ऑनेस्टली चीज है कि जिस बच्चे ने अपने मिस्टेक्स के ऊपर काम किए ना रीनीट 26 के बीच में, मैं आपको बताता हूँ उसका रैंक बहुत आगे बढ़ेगा। तो वही चीज है, अपने मिस्टेक्स को एनालिसिस करो। तो हो सकता है कि आपकी मिस्टेक्स क्या थी, कि आपने क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट नहीं किए, क्वेश्चंस अच्छे से पढ़े नहीं, जो क्वेश्चंस आपसे इजीली बन सकते थे उन्हें अच्छे से अटेम्प्ट नहीं किया, और जो टॉपिक बहुत आपको इजी लगते थे उन्हें आपने ना उन्हें ओवर एस्टिमेट कर दिया। तो अभी वैसे ही करना है। तो अभी सिंपल सी चीज करना, आपको रिवाइज तो सब कुछ करना है, बट प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग कर लो। हाई वेटेज टॉपिक जैसे कि प्लांट किंगडम के ऊपर 3 क्वेश्चन आते हैं, छोटा सा टॉपिक हो जाएगा। एनिमल किंगडम 4 से लेकर 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट होता है। सेल का पूरा यूनिट ही इंपॉर्टेंट है, सेल साइकिल एंड उसी के साथ हो जाएगा। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ हो जाएगा। बायोमोलिक्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 से लेकर 5 क्वेश्चन कभी कभार पूछे जाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जेनेटिक्स इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें थोड़ा सा प्रायोरिटी ज्यादा दो। पढ़ना सब कुछ होता है, ऑब्वियसली पूरा बायोलॉजी आपको पढ़ना है, 32 टॉपिक्स, सब टॉपिक्स पढ़ने हैं, साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन पढ़ना है, फिर बाद में समरी पढ़नी है, हर एक चीज पढ़नी है। बट थोड़ा सा प्रायोरिटी देते समय ना इनको दिया करो। वैसे आप क्लास में सभी लोगों को देखते हो ना, आपको सभी लोग पसंद आते हैं, मैं जानता हूँ, आप सभी लड़कियों को ऐसा ऑफेंड मत होना, देखते हो सभी लोगों को,
बट कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जिन्हें आप पर्टिकुलरली ज्यादा टाइम देखते हो, तो वैसे ही आपको करना है, प्रायोरिटी यहाँ पर लगनी है। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंटली सेल्फ एनालिसिस मोमेंट होता है, एक मेथड होता है। अभी मैं तो वैसे ही फॉलो करता था और फॉलो करूंगा भी। अगर मैं एक नीट एस्पिरेंट बनता हूँ, आपकी जगह पर आता हूँ, तो सबसे पहले मैं यही चीज करूंगा लास्ट के वीक के बीच में। ये खास करके लास्ट के वीक के बीच में करना होता है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम लिमिटेड है एंड करने को बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं बताता हूँ कैसे करना है आपको। वीक टॉपिक्स एंड स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स का ना एक सेक्शन बना लो। स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स जो आपके निकलते हैं ना, अभी ये आपकी इजी मार्क्स रहेंगे, क्योंकि आपने पहले साल 2 साल भर इनके ऊपर बहुत मेहनत की थी। दैट्स और ये आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है। लॉजिक समझ में आ रहा है ना? साल 2 साल आपने बहुत सारी मेहनत की, दैट्स और ये पोर्शन आपका स्ट्रॉन्ग बन चुका है। ये तो रियलिटी है। तो अभी ये आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना, इसे क्विक रिकैप कर लो, ताकि कैसे हो जाएंगे ये आपके इजी मार्क्स बन जाएंगे, वो भी कम टाइम के बीच में। जैसे कि अगर मैं अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज बता दूं ना, तो मेरा जेनेटिक्स बहुत बहुत डेंजर स्ट्रॉन्ग है। मेरा बायोडाइवर्सिटी टॉपिक बहुत अच्छा है मेरा, मुझे कोई भी चीज पूछ लोगे तो याद हो जाएगा। सेल वाला यूनिट अच्छा है मेरा, लिविंग वर्ल्ड अच्छा है मेरा, एनिमल किंगडम अच्छा है मेरा। तो ये सब कुछ अच्छा है। अगर मेरा कहीं कुछ बुरा है तो मेरा बायोटेक्नोलॉजी बुरा है, थोड़ा सा बायोमोलिक्यूल्स खराब है। तो अगर मैं उन टॉपिक्स को, वीक टॉपिक्स को थोड़ा सा स्पेशल अटेंशन देता हूँ, तो कैसे हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग प्लस वीक एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाएगा, जिसकी वजह से आप ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंटली एनसीईआरटी कितनी बार पढ़ना है लास्ट के कुछ दिनों के बीच में, टोटली डिपेंड करता है। कोई यूट्यूबर्स या मेरे जैसे, जो मेरे जैसे बोल रहा हूँ, मेरे जैसे अगर कोई गधे आके बोलते हैं कि नहीं तुझे लास्ट की वीक के बीच में 3 बार या तो 4 बार एनसीईआरटी पढ़नी है, वो जो पूरा स्टेटमेंट है ना, वो टोटल गलत है। अभी मैं ऐसे हवा में नहीं फेंकता, मैं आपको उसका रीजन बताता हूँ। वो रीजन क्यों गलत है, क्योंकि अगर आप लिविंग वर्ल्ड देखोगे तो उसे बस अगर आप एक बार ही एनसीईआरटी रिवाइज करोगे एंड फिर बाद में बस उसके हाइलाइट्स देखोगे तो वो इनफ है। बट अगर आप सेम चीज बायोमोलिक्यूल्स के साथ करते हो तो वो गलत है, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स को ज्यादा रिवीजन लगता है, बायोमोलिक्यूल्स के अंदर ज्यादा कंटेंट है, एनिमल किंगडम के अंदर ज्यादा कंटेंट है, ज्यादा बार रिवाइज करना पड़ेगा, जेनेटिक्स को ज्यादा बार हाइलाइट्स के थ्रू रिवाइज करना पड़ेगा। तो हर एक टॉपिक की अपनी स्पेशलिटी है रिवाइज करने के लिए। मैं जैसे बता रहा हूँ ना, जेनेटिक्स को बार बार रिवाइज करना हाइलाइट्स के थ्रू, बायोमोलिक्यूल्स को एनसीईआरटी के थ्रू, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स है छोटा बट डिटेल्स बहुत ज्यादा है। एनिमल किंगडम है छोटा बट डिटेल्स बहुत ज्यादा है, उसे आप हाइलाइट्स के थ्रू नहीं कर सकते हो। सो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आती है। अभी ये प्रमोशन मत समझना, मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, हाईली इंपॉर्टेंट है 3 आवर्स का चैलेंज। हमारे बायोलॉजी के शॉर्ट नोट जो कि अपडेटेड है, पहले बस 50 से लेकर 70% एनसीईआरटी कवर थी, अभी मैं आपको बताता हूँ 100% एनसीईआरटी कवर्ड है। प्लस हमारे माइंड मैप्स है। अगर आप सिंपली देखोगे ना, पूरा आपका एनसीईआरटी 100% एनसीईआरटी, एक लाइन नहीं छूटेगी। बस मैंने 1 या 2 या 3 पेजेस के अंदर समाया है। अगर आप जेनेटिक्स को रिवाइज करना चाहते हो ना, जेनेटिक्स नॉर्मली 5 से लेकर 6 घंटे लेता है पूरा एनसीईआरटी रिवाइज करने के लिए। मैं आपको चैलेंज देके बता सकता हूँ कि 15 मिनट के बीच में एनसीईआरटी आपका पूरा हो जाएगा हमारे माइंड मैप्स के थ्रू, एंड इसके बाद क्वेश्चन नहीं आएगा। अभी उसकी गारंटी भैया आप कैसे दे सकते हो कि आपने पेपर वगैरह लिख कर आया? ऑनेस्टली बताता हूँ, 100% एनसीईआरटी कवर्ड है। इसके बीच में बस एनसीईआरटी कवर्ड नहीं है, इसके बीच में समरी कवर्ड है, लिटरली समरी के पॉइंट्स कवर्ड है। इसके बीच में मैंने साइंटिस्ट को कवर किया है, साइंटिस्ट के पॉइंट्स को कवर किया है। साइंटिस्ट का पूरा पोर्शन पढ़ना, वो कहाँ जन्मे थे, वो कहाँ पर मरे थे, सॉरी ऐसा मुझे लैंग्वेज यूज नहीं करना चाहिए, उनकी शादी किसके साथ हुई थी, वो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। साइंटिस्ट ने बायोलॉजी के रिगार्डिंग क्या डिस्कवर किया वो इंपॉर्टेंट है, तो वो भी कवर्ड है, मेरे नोट्स के अंदर कवर्ड है वो चीजें। हिडन लाइन जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो कि आपको गुमराह करके दिया होता है कि इसके बीच में वैसा होता है, उसके बीच में वैसा, वो कवर्ड है। और खास करके अगर मैं आपको नेक्स्ट चीज बता दूं ना, वो तो आप बोकला जाओगे। एक सेकंड, मेरी पेंसिल खराब हो गई। तो लास्ट चीज है पीवाईक्यू का रेफरेंस। जहां से, मतलब हर एक पीवाईक्यू का रेफरेंस नहीं है, बट जहां से आज तक खराब पीवाईक्यूज पूछे गए हैं, जो कि कंफ्यूजिंग पोर्शन था, वो भी मैंने कवर किया है। तो अगर आप हमारे बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स बस 3 घंटे के बीच में, भैया क्या 3 घंटे के बीच में पूरा सिलेबस हो जाएगा, लिटरली क्लास 11th क्लास 12th मॉर्फोलॉजी के रिलेटेड, फैमिली, आपका समरी, साइंटिस्ट, हर एक चीज हो जाएगी 3 घंटे के बीच में। तो इससे सबसे ज्यादा बेनिफिट यही मिलेगा आपको कि आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, कॉन्फिडेंस तो डेफिनेटली बढ़ेगा और आपका स्कोर भी नेक्स्ट लेवल बढ़ेगा। तो हमारे बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स डेफिनेटली ट्राई कर लो, इससे बेटर चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। एंड अगर आप आगे जाकर होगे तो साइंटिस्ट इंट्रोडक्शन समरी सब कुछ कवर्ड है, ट्रस्ट भी इससे होता है। अभी मेरे एक फिंगर मेथड यूज में आपको बताऊंगा कि इसे कैसे रिवाइज करना होता है। मैं एनसीईआरटी को कैसे रिवाइज करता था अपने नीट के जर्नी के बीच में, एक सिंपल फिंगर मेथड होती है। कोई भी टॉपिक उठाओ, टॉपिक बहुत लंबा होता है, बहुत बड़ा होता है, उसे पढ़ना सच में कितना डिफिकल्ट है। जस्ट सपोज मुझे खराब लगने वाला टॉपिक प्लांट किंगडम, मुझे सब कुछ टॉपिक्स पसंद आते, मुझे प्लांट किंगडम कभी भी पसंद नहीं आया। होता है ना क्लास में ऐसा कोई बंदा होता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बंदी, आई एम टॉकिंग अबाउट द बंदा,
जिसके साथ कितना भी वाइब मैच करने को ट्राई करो वो होता नहीं है। सो वो प्लान किंगडम था, मुझे कभी पसंद नहीं आता था, तो मैंने उसको बहुत बार रिवाइज किया था, ऑलमोस्ट लिटरली 200 और 300 टाइम्स रिवाइज किया था पूरे क्लास रिपीट के अंदर ड्रॉप ईयर के बीच में। लास्ट वीक के बीच में 10 टाइम से ज्यादा रिवाइज किया था फिंगर मेथड के थ्रू। फिंगर रखना है उस एनसीईआरटी के लाइन के ऊपर, जस्ट सपोज दिस इज अ पेज, एंड ऐसे स्क्रॉल करते जाना है, स्क्रॉल करते जाना है। इफ यू फील कि वो लाइन इंपॉर्टेंट है, ऐसे थोड़ा सा फील करते जाना है। फील मतलब ऐसा स्क्रिप्ट नहीं करना है, बट जस्ट ऐसे फील करना है। एंड अगर आपको लगे कि वो पैराग्राफ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उंगली ऐसे नीचे घुमा के उसे थोड़ा सा स्किप करके आगे बढ़ना है। तो ये फिंगर मेथड यूज कर लेना, ये डेफिनेटली बहुत हेल्प करता है। एंड यस, डेफिनेटली क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग लास्ट चीज होती है। आप कितना भी थियोरटिकल अप्रोच कर लो, कितनी भी थ्योरी पढ़ लो, जब तक आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का नॉलेज नहीं है, आपको कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब ये वही होता है कि अगर आप बस फाइटिंग या वॉर को बस मोबाइल के अंदर देख के जाते हो ना, तो वो काम नहीं करेगा। ऑब्वियसली आपको फील्ड पर जाके प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वैसे होते हैं। तो उसके लिए पीवाईक्यूज प्रीवियसली आपने सॉल्व किए होंगे, उन्हें ओवरलुक कर लो। ओवरलुक करना मतलब क्या होता है? क्वेश्चन देखना, आंसर देखना, आगे बढ़ना। नीट 26 जो पहले वाला नीट 26 था ना, ये सबसे खराब चीज है जो कि बंदे इसे यूज नहीं कर रहे हैं। तो नीट 26 के अंदर जो आपने मॉक टेस्ट लगाए थे ना, वो क्वेश्चंस को ओवरलुक कर लो। आई एम नॉट सेइंग कि इसे रिसॉल्व कर लो, आई एम सेइंग कि इसे ओवरलुक कर लो। और रीनीट 26 के अंदर जो आपने मॉक टेस्ट सॉल्व किए थे ना, बस उन्हें ओवरलुक कर लो। बस इन तीनों चीजों को ओवरलुक कर लो, ये इनफ है, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस इनफ है। फिर बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है, कोई भी मॉक टेस्ट अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर काम करो। रीनीट का पेपर खराब आता है, डिफिकल्ट आता है, टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। मेंटल हेल्थ अच्छे रखो। 70 to 80% जो पॉपुलेशन है ना, लड़के हैं लड़कियां हैं, ऑलमोस्ट उन्होंने प्रिपरेशन छोड़ दी है तो कम कर दी है। तो अगर आप बस मेंटल हेल्थ को भी संभाल के रखते हो ना, तो 70% पॉपुलेशन को आप पीछे छोड़ोगे। ये मेरी बात हमेशा याद रखना। एंड लास्ट में आता है कॉन्फिडेंस, सेम चीज। 60-70% बच्चों का एटलीस्ट कॉन्फिडेंस ड्रॉप हुआ है। अगर आप कॉन्फिडेंट रहते हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ओवर कॉन्फिडेंट, अगर आप कॉन्फिडेंट रहते हो ना, तो डेफिनेटली हो जाएगा। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट चीज, शॉर्ट नोट्स डेफिनेटली ट्राई कर लो। मेरे ऊपर ट्रस्ट कर लो, मैंने उसके ऊपर अपनी जान, पूरी जी जान लगाई है। हमारे अपडेटेड शॉर्ट नोट्स एंड हमारे माइंड मैप्स, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आते हैं क्योंकि 100% एनसीईआरटी कवर्ड है। उसको देख लो। डेफिनेटली मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका स्कोर 150 भी है ना, तो बहुत बेटर स्कोर आएगा। 250 है ना, 300 के आगे इजीली जाएगा। आई एम सेइंग इजीली। 300 है, 330 है, तो बहुत बेटर आएगा, आप हमारे टॉपर्स बनोगे। तो यस, डेफिनेटली हमारे बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स ट्राई कर लेना। 1800 प्राइस थी, बट डिस्काउंट के अंदर मैंने 500 रुपीज प्लस टैक्स ये रखी है। तो यस, गो फॉर इट, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। अगर कुछ डाउट्स है केमिस्ट्री के रिगार्डिंग, फिजिक्स के रिगार्डिंग मत पूछना, फिजिक्स मेरा उतना बढ़िया नहीं है। स्टिल मैं फिजिक्स के रिगार्डिंग गाइड कर सकता हूँ, बट मुझे उतना आइडिया नहीं है। तो केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का पूछ सकते हो, अगर कुछ डाउट है देन आई विल श्योरली गाइड यू।